Hello everyone, this is Prashant Kumar. I am faculty of Current Affair, Economics and also PSIR. So I have provided a lot of result in UPSC and I am also a mentor और मैंने कई सारे स्टूडेंट को मेंटरिंग की है और आज वो सिलेक्टेड आईएएस ऑफिसर हैं. So on the basis of my experience, I will teach and I will guide you all things. So यहाँ पर जो हम एक इनिशिएटिव स्टार्ट करने जा रहे हैं बीपीएससी मेंस बूस्टर. इट्स मीन्स दैट कि हम बीपीएससी का जो मेंस एग्ज़ाम आने वाला है उसके लिए आपको रेडी कर रहा है. इस लेक्चर में आपको बीपीएससी मेंस और रिटेंशन जो आपको बताया जाएगा उसको फॉलो करना है. कैसे आपको इंट्रो स्टार्ट करना है, राइट? कैसे आप कंक्लूड कर सकते हो और बॉडी पार्ट में क्या क्या आप मेंशन कर सकते हो, कहाँ डायग्राम बना सकते हो, कहाँ फिगर आउट कर सकते हो, ऑल थिंग्स यहाँ पर डिस्कस करेंगे ताकि आप एक अच्छा और बेहतर आंसर लिख सकें और बीपीएससी में बहुत अच्छे मार्क्स आपके आ सके मेंस में. तो टॉपिक है हमारा आज इंडिया एंड आसियान. इंडिया प्लस में टॉपिक कर रहे हैं आसियान. इंडिया आसियान, ये टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो कि इंडिया और आपके सामने जो है साउथ ईस्ट कंट्री जो है, ये इसकी फुल फॉर्म ही है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, जिसमें कि 10 कंट्रीज हैं, राइट? म्यांमार, लाओपीडिया, थाईलैंड, कैम्बोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनेई, फिलीपींस. सो ये आपकी इंफॉर्मेशन के लिए है, बट इस लेक्चर के अंदर इंफॉर्मेशन के साथ साथ आपको आंसर राइटिंग स्किल वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करेगा, उस पर फोकस ज़्यादा किया गया है. सो यहाँ देखिए इंट्रोडक्शन फॉर द टॉपिक इंडिया आसियन रिलेशन. अगर इंडिया और आसियन रिलेशन पे टॉपिक आता है या फिर क्वेश्चन आता है, टॉपिक नहीं क्वेश्चन, अब जब क्वेश्चन आएगा तो आप उसको कैसे स्टार्ट करोगे, ये मैंने 3 इंट्रो के पार्ट दिए हैं. देखिए आपके सामने फर्स्ट आपके पास फैक्चुअल इंट्रोडक्शन एंड ओरिजिन. फैक्चुअल इंट्रोडक्शन एंड ओरिजिन की बात कर रहे हैं यहाँ पर, राइट? तो किस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं. सेकंड है आपका हिस्टोरिकल एंड स्ट्रेटेजिक इंट्रोडक्शन. थर्ड है आपके सामने इकोनॉमिक एंड कंटेम्प्रेरी इंट्रोडक्शन. मैंने ये एक तरह का आपको एक आइडियाज दिया, राइट? इस तरह से आप इंट्रो स्टार्ट कर सकते हैं. हर स्टूडेंट के पास इंट्रो स्टार्ट करने का डिफरेंट एस्पेक्ट हो सकता है. कुछ स्टूडेंट जो इंट्रो स्टार्ट करते हैं वो एक्चुअली बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ करते हैं, बट कुछ जो है जो पूछा गया उसी कंटेक्स्ट में इंट्रो देते हैं, वो ज़्यादा बेस्ट है, वो आपको ज़्यादा मार्क्स दिलाएगा, राइट? जैसे कि फर्स्ट एकदम फैक्चुअल इंट्रोडक्शन एंड ओरिजिन. पहला इंट्रोडक्शन है, आप ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस फाउंडेड, आप ये बता सकते हैं बैकग्राउंड के साथ, 8 अगस्त 1964 इन बैंकॉक, और जो कि प्रमोट करता है क्या, रीजनल पीस. प्लीज नोटिस दैट रीजनल पीस, स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ अमंग 10 मेंबर स्टेट. तो ये जो 10 मेंबर स्टेट है उनके बीच में रीजनल पीस, स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ वो प्रमोट करता है, राइट? तो ये कीवर्ड है जो आपको हाईलाइट करने स्पेशली, राइट? और साथ में फैक्चुअल भी इंफॉर्मेशन है विद ए पॉपुलेशन ऑफ 662 मिलियन एंड जीडीपी ऑफ यूएस डॉलर जो है 3.2 ट्रिलियन. 2022 का डेटा है, आप यूज कर सकते हो, ठीक है? इतना जीडीपी है और इतनी पॉपुलेशन है यहाँ पर, और जीडीपी आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा जीडीपी है, 3.2 ट्रिलियन, राइट? जिसकी वजह से आसियान को वर्ल्ड का 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बोला गया. और इंडिया टाइल्स विद आसियान रूटेड इन हिस्ट्री एंड कल्चर. अगर आप देखोगे इंडिया का रिलेशन जो है आसियन कंट्री से हिस्टोरिकल कल्चरल भी है. अभी हिस्टोरिकल कल्चर मैंने यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहा हूँ मैं, एक्चुअली इसमें मैं डिस्कस कर दूंगा आपको, राइट? तो ये आप जो है यहाँ पर बैकग्राउंड के साथ अपना इंट्रो स्टार्ट कर सकते हैं.
राइट, हैव ग्रोन लुक ईस्ट पॉलिसी, जो पहले 90s के टाइम था लुक ईस्ट पॉलिसी, राइट, बाद में 2014 के अंदर एक्ट ईस्ट पॉलिसी अंडर प्रधानमंत्री मोदी गवर्नमेंट के ये चीज़ इम्प्लीमेंट किया गया, जिससे कि हम बोल सकते हैं कि ये आसियान सेंट्रल टू इंडियाज इंडो पैसिफिक विजन। इंडो पैसिफिक विजन का मतलब कि इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशियन दोनों के बीच में, मतलब कि दोनों जो है ये ओशियन को कनेक्ट कर रहे हैं आपस में। तो एक तरह से हम बोल सकते हैं इंडो पैसिफिक एक विजन है, इंडो पैसिफिक में हार्मनी या फिर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी रहे, ऑल थिंग्स, राइट। तो आप इस तरह से इंट्रो स्टार्ट कर सकते हो। सेकंड आपके पास है हिस्टोरिकल एंड स्ट्रेटजिक इंट्रोडक्शन। आप ऐसे भी स्टार्ट कर सकते हो जैसे कि इंडिया एंगेजमेंट था साउथ ईस्ट एशिया से सेंचुरी ओल्ड, जिसके सेव्ड बाय किसके द्वारा, ट्रेडिशन ऑफ बुद्धिज्म, हिंदू, ट्रेड एंड कल्चर वाला, जो कि आप जानते हैं कि साउथ के अंदर जो है हमारा, जैसे कि अशोका के टाइम की बात करूं मैं, अशोका का टाइम पीरियड क्या था, उन्होंने जो बुद्धिज्म वाला जो धर्म है उनको स्प्रेड किया नीचे साउथ वाले एरिया में और साउथ ईस्ट वाले एरिया में भी गए, ठीक है, श्रीलंका में भी किया, आगे जो है अदर जो साउथ ईस्ट नेशन है उसके अंदर भी गए। तो ये स्प्रेडिंग का जो है सिलसिला चलता गया और वो स्प्रेडिंग जो है आपस में कल्चरल जो है इंटरकनेक्ट हुए हम, और इससे हमारा जो है रिलेशन वो देखते हैं कि रूटेड है हमारा हिस्टोरिकल, राइट, कहीं कहीं हिस्टोरिकल है, हिंदुज़्म वाला ही है, बुद्धिज्म से भी कनेक्ट है। तो इससे थोड़ा सा ये रहता है कि हिस्टोरिकल और हिंदू धर्म से जो कनेक्ट है वहाँ पर, तो हम इजीली वहाँ के लोगों के और हमारे लोगों के बीच में थोड़ा रिलेशन अच्छा बन सकता है, राइट। तो हिस्टोरिकल कनेक्शन इवॉल्व इनटू मॉडर्न डिप्लोमेसी थ्रू, अब यहाँ पर देख रहे हैं कि कैसे मॉडर्न टाइम में ये चीज़ आगे बढ़ाएगी, जैसे लुक ईस्ट पॉलिसी, आप ऐसे भी स्टार्ट कर सकते हो। ये इंट्रोडक्शन पहला है, ये सेकंड है, ठीक है, ये मत देखना कि यहाँ पर भी वो चीज़ मेंशन की है। सेकंड तरीके देखो, एक ही फैक्ट को, डेटा को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से प्रेजेंट किया जा सकता है। तो लुक ईस्ट पॉलिसी जो 90s में था, लेटर वो चेंज हो गया एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अंदर अंडर प्रधानमंत्री गवर्नमेंट के अंदर, राइट। इन रिसेंट ईयर आसियान हैज बिकम द कॉर्नरस्टोन ऑफ इंडियाज इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी। तो इंडिया का जो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी है उसका ये सेंट्रल पॉइंट बन गया, राइट। आसियान कंट्री जो है, अभी मैंने आपको बताया दिखाया जो है, ये देखिए ये सारे आसियान कंट्री है। तो अब ये सारे आसियान कंट्री हैं, तो ये क्या बन जाएगा, ये कहीं ना कहीं यहाँ पर ट्रेडिंग के लिए, इकोनॉमिक स्ट्रेटजी बहुत इंपॉर्टेंट इंडिया के लिए, क्योंकि यहाँ चाइना बैठा हुआ है। चाइना चाहता है साउथ चीन एरिया में पूरा का पूरा कब्जा करना चाहता है, इन सब में इन पे इम्पोज करना चाहता है, और ये हमारे लिए बहुत पास रहेगा ब्लू इकोनॉमी पॉलिसी को फॉलो करते हुए ट्रेडिंग करना। तो ये हमारे लिए स्ट्रेटजिकल, जोग्राफिकल, इकोनॉमिक हर तरह से इंपॉर्टेंट है आसियन कंट्री, राइट। थर्ड हमारा इकोनॉमिक एंड कंटेम्प्रेरी इंट्रोडक्शन। अब आपके पास क्वेश्चन हो सकता है कि इकोनॉमिक और कंटेम्प्रेरी इंट्रोडक्शन आप दे सकते हो, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है, इंडिया और आसियान शेयर रोबस्ट इकोनॉमी पार्टनरशिप विद बायलैटरल ट्रेड एक्सीडिंग $120 मिलियन। 2023 से 24 का जो डेटा है यहाँ पे पुट कर दिया है, राइट। 120 बिलियन जो है 2023 से 24 तक इतना हुआ है बायलैटरल ट्रेड, एक्सीड हो गया यहाँ से, ठीक। यहाँ पर जो आसियान कंट्री एक तरह का ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर हम डिफरेंट डिफरेंट जो है नेशंस के साथ जो है बायलैटरल ट्रेड भी करते हैं। बायलैटरल ट्रेड का मतलब कि जैसे कि हमने सिंगापुर से किया, राइट, अलग से हमने जैसे एक डिफरेंट डिफरेंट जो है स्टेट्स के साथ कर सकते हैं, उसमें भी हमारा फ़ायदा है, राइट, इकोनॉमिक ग्रोथ होता है हमारा। हालांकि इंडिया फेसेस ट्रेड डेफिसिट, अब ट्रेड डेफिसिट भी हमने मेंशन कर दिया इंट्रो के अंदर, ये भी एक बैलेंस पे में बता रहा है इंट्रो, ठीक है, जो कि 44 बिलियन। ट्रेड डेफिसिट का मतलब हो गया कि हमारे यहाँ से जो है, हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट जो है वो कम है कंपेयर टू, मतलब एक्सपोर्ट हमारे यहाँ कम है, हम इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं। इस केस में क्या होगा, ट्रेड डेफिसिट, राइट। एक्सपोर्टिंग ज़्यादा करोगे, इंपोर्ट अगर, ओ सॉरी, एक्सपोर्ट कम करोगे इंपोर्ट ज़्यादा करोगे, तभी ट्रेड डेफिसिट आता है, राइट। तो हमारा कितना, लगभग 44 बिलियन US डॉलर, इतना हमारे पास अभी ट्रेड डेफिसिट है।
हमें इसको मेंटेन करना चाहिए, ठीक है। और रिव्यू भी करना चाहिए जो इस आसियान इंडिया ट्रेड एग्रीमेंट हुआ था, राइट। तो इस एग्रीमेंट के तहत जो है ये बताएगी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया गया, राइट। हम देखिए इंट्रो के अंदर ही मेंशन कर रहे हैं बहुत सारी चीज़ें जो है कि हम क्या क्वेश्चन पूछा गया है इंट्रो में मेंशन करना जरूरी है, ताकि आप आगे क्या बताने वाले हो एक एग्जामिनर को पता रहे। और साथ में एक अच्छी लाइन लिख दी हमने, एज एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर लेटेस्ट डेटा है नोटेड इंडिया सिक्स टू मेक दिस पार्टनरशिप, राइट, मोर बैलेंस, मॉडर्न एंड म्यूचुअल बेनिफिशियल। ऐसा जो है हमारे फॉरेन मिनिस्टर चाह रहे हैं कि मोर बैलेंस में हो और ट्रेड जो है डेफिसिट हो वो ना हो, बैलेंस में हो, राइट। मॉडर्न हो, म्यूचुअल बेनिफिट हो, सबको बेनिफिट हो, आसियान को भी हो, इंडिया को भी हो। ऐसी स्ट्रेटजी जो है इंडिया की है, राइट, हमारे फॉरेन मिनिस्टर कर रहे हैं। तो इस तरह के इंट्रो जो है आप स्टार्ट कर सकते हो, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, हिस्टोरिकल, राइट, और इकोनॉमिक कंटेम्प्रेरी इंट्रोडक्शन। तो आपको मैंने तरीका बताया यहाँ पर, क्योंकि 38 मार्क्स के अंदर इंट्रो का जो है 3 से 4 लाइन तो इंट्रो होना चाहिए आपका, राइट। इस केस में जैसे 4 लाइन का इंट्रो होना चाहिए, 7 मार्क्स का हो तो 1 से 2 लाइन, राइट। चलिए ये समझ में आ गया होगा आपको। कुछ देख लेते हैं कैसे हमारा इवोल्यूशन हुआ, ये इन्फॉर्मेशन हो गया। तो आप अपने आंसर राइटिंग में क्या कर सकते हो, आप इसको एक तरह से ऐसे बना सकते हो फ्लो चार्ट के थ्रू, एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा, राइट। इवोल्यूशन कैसे हुआ 1992 में, क्या था, सिर्फ सिंगल सिंगल कीवर्ड यूज कर सकते हो 1992 में, ठीक है। फिर उसके बाद आप बता सकते हो 2002 में क्या हुआ, सिर्फ इसी तरह से सिंगल सिंगल। एग्जामर को एक अच्छा बैक पड़ता है कि आपके पास इंफॉर्मेशन अच्छी है, जो पूछा गया है आप उसी पे रैली करो, क्योंकि 38 मार्क्स में आपको और भी डायमेंशन कवर करने पड़ेंगे, जो कि इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट डिमांड दोनों कवर करने होते हैं, राइट। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप की माइलस्टोन इन इंडिया आसियान रिलेशन के अंदर। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर 1992 में यहाँ से पहली बार स्टार्ट किया इंडिया ने, टाई किया और आसियान लॉन्च किया लुक ईस्ट पॉलिसी, जो हमने डिस्कस किया था अभी कि लुक ईस्ट पॉलिसी का मतलब है कि हमें जो है जो ईस्ट वाले जो कंट्री है उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए, उनके साथ टाइप करना चाहिए, उनके साथ रिलेशन अच्छे करने चाहिए, इकोनॉमिक कंसर्न से देखें वो भी इंपॉर्टेंट है, जोग्राफिकल से भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ हमने स्टार्ट किया फॉर्मल एंगेजमेंट, राइट। फिर हमने एनुअल जो समिट है 2002 से स्टार्ट किया, ठीक है। लीडर्स फ्रॉम इंडिया एंड आसियान स्टार्टेड मीटिंग एनुअल, यहाँ से जो है मीटिंग स्टार्ट हो गई एनुअल इंडिया के बीच में और आसियान के बीच में। और इस मीटिंग से फ़ायदा क्या होता है कि आपस में बात करते हैं, कोऑपरेटिव सोचते कि डिफरेंट डिफरेंट फिल्म्स में वर्क करने के लिए, ठीक है। तो ये जो एनुअल समिट है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रहता है। फिर बात करें हम 2009 की, 2009 में क्या हुआ, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इट्स मीन्स दैट कि यहाँ पर इंडिया और आसियान के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ, जो कि एक बहुत बड़ा एक तरह से मान के चलो आप एग्रीमेंट हुआ, राइट। जिससे कि हम वहाँ पर, इसका मतलब ये नहीं कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में या आपने क्या किया कि जो ट्रेडिंग कर रहे हैं आप, मतलब कि वहाँ पर व्यापार कर रहे हैं आसियान कंट्री के साथ, इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ फ्री होगा। इसका मतलब ये है कि जो टैरिफ होता है, ठीक है, जो इंपोर्ट पे लगता है, राइट, एक्सपोर्ट पे लगता है, वो बहुत कम हो जाता है, ना के बराबर, उसको बोलते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, राइट। फिर हमने 2012 में देखें तो यहाँ पर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, यहाँ पर टाई अप हुआ, टाई अपग्रेडेड टू फॉर्मल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। स्ट्रेटेजिक पॉइंट से देखा कि वहाँ पर कैसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, जैसे कि साउथ चीन सी वाला एरिया जो एक्सपेंस कर रहे थे, चाइना एक्सपेंड कर रहा था, तो उसको थोड़ा सा स्ट्रेटेजिक देखा है कि अगर चाइना एंट्री कर गया वहाँ पर तो इस वाले ईस्ट वाले एरिया के अंदर जो है चाइना का दबदबा हो जाएगा, राइट। और फिर 2014 के अंदर यहाँ पर एक्ट ईस्ट पॉलिसी, ये जो आप देख रहे हो ना 1992 में जो स्टार्ट हुआ था, फिर उसको एक्ट ईस्ट पॉलिसी, मतलब यहाँ पे लुक कर रहे थे बट यहाँ पे एक्ट करेंगे हम, राइट, अनाउंस कर दिया। और ज़्यादा ध्यान देने की बात हो गई कि अब जो है साउथ ईस्ट एशिया कंट्री जितने भी हैं उन सब पे ध्यान देना, उनके साथ अच्छे से रिलेशन बनाने हैं, क्योंकि वो स्ट्रेटजिकल, जोग्राफिकल एंड इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंट है। फिर मोस्ट रिसेंट वाला जो है 2018 में क्या हुआ, यहाँ पर दिल्ली डिक्लेरेशन। इट्स मीन दैट कि रिपब्लिक डे जो है 26 रिपब्लिक डे जो बनाया गया था
2018 में, उसके अंदर जितने भी आसियान लीडर्स है सबको बुलाया गया, राइट। तो जब सब लोग आए, इनवाइट हुए, तो वहाँ पर भी एक मैरीटाइम कॉपरेशन पे फोकस किया गया। फिर 2022 की बात करते हैं हम, तो यहाँ पर जो है 30 एनिवर्सरी हो गई थी, मतलब कि जो रिलेशन बनाए थे, स्टार्ट किया था हमने 1992 से, और यहाँ तक आते आते 30 साल हो चुके थे। तो उसको एक तरह से टाई अप किया गया कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के रूप में, राइट। तो ये सारे आप जो सिर्फ कीवर्ड के फॉर्म में डिफाइन कर सकते हो, एग्जामर को एक इम्पैक्टफुल डालता है कि आपको इन्फॉर्मेशन है आखिर इवोल्यूशन कैसे हुआ था रिलेशन, राइट। नेक्स्ट कुछ हाईलाइट है रिसेंट इंडिया और आसियान समिट में। ये आपको यूज नहीं करना, सिर्फ सिंगल सिंगल दो दो लाइन यूज कर सकते हो आप अपने आंसर में, बट मैंने इन्फॉर्मेशन के लिए यहाँ पर पुट कर दिया है कि इसमें क्या हुआ था, राइट। तो यहाँ पर 20 एशियन वाला समिट था, जकार्ता, सितंबर, मतलब इंडोनेशिया में हुआ था ये 2023 का। इसके अंदर क्या होता, इसमें इंडिया ने रिफर्म किया, कहा कि आसियान जो है वो सेंट्रल होगा, आसियन कंट्री सेंट्रलिटी होगा इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर। क्योंकि एक तरफ तो आप देख रहे हो क्यों सेंट्रल होगा, क्योंकि यहाँ देखो आप, ये देखो, ये रहा इंडियन ओशियन, ठीक है, ये पैसिफिक ओशियन, तो इंडो पैसिफिक रीजन बोला यार इसको। तो इसके बीच में जो है सेंट्रल जो कौन है यहाँ पर, ये है आसियन कंट्री। इस पे ध्यान देना इंडिया को बहुत जरूरी है, इसलिए न्यूज में भी रहता है, और यूपीएस बीपीएससी भी क्वेश्चन इस पे पूछ सकता है, राइट। तो कॉल सिनर्जी बिटवीन इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव एंड आसियन आउटलुक ऑन इंडो पैसिफिक। तो ये बात कर रहे हैं यहाँ पर कि दोनों के बीच में सिनर्जी होगी, ठीक है। फिर यहाँ पर एम्फेसाइज किया गया, दोबारा से रिव्यू करेंगे, आसियन इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। आखिर रिव्यू करने की बात क्यों कर रहे हैं पता है आपको, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ कि ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था ना, इसे सबसे ज़्यादा जो है बेनिफिट होने लगे चाइना को, क्योंकि चाइना भी इन्वॉल्व था यहाँ पर। चाइना अपना जो है जितने भी आसियन कंट्री हैं उनमें कई सारे कंट्री के साथ उसका रिलेशन अच्छा है। वहाँ क्या किया चाइना ने, यहाँ पर जो हमारा फ्री ट्रेड था, ठीक है, हमने कोई माल सेल आउट किया, वहाँ पर स्टफ गुड्स भेजा, कम रेट में भेजा, और उसने चाइना ने वहाँ से पिक कर लिया। तो ये इसका एक तरह से हैम्पर हुआ, जो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे स्पेशली, बट आपको इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए, मेंस ओरिएंटेशन, राइट। फिर यहाँ देखा हमने एडॉप्शन ऑफ 2 मेजर ज्वाइंट स्टेटमेंट ऑन मैरीटाइम कॉपरेशन एंड फूड सिक्योरिटी। तो यहाँ पर ये बात की कि मैरीटाइम कॉपरेशन करेंगे, फूड सिक्योरिटी पे ध्यान देंगे, राइट, फोकस करेंगे ब्लू इकोनॉमी पे। ब्लू इकोनॉमी मतलब का कि सी द्वारा जो है इकोनॉमी जनरेट होती है, उसकी बात कर रहे हैं हम। सी द्वारा जो है इकोनॉमी जनरेट, मतलब कि आपने देखा हो साउथ वाला एरिया हमारा हो गया इंडिया का, इंडिया का साउथ वाला एरिया, ठीक है, और वहीं से फिर यहाँ से पास पड़ेगा ट्रेडिंग करने के लिए साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट एशियन वाले नेशन जो है, ठीक है। तो उसको सी के द्वारा जो है इकोनॉमी जनरेट करना, उसमें को बोलते हैं कि ब्लू इकोनॉमी को प्रमोट करना। रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस करेंगे, क्लाइमेट एक्शन पे, मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट, ठीक है, पॉल्यूशन कंट्रोल पे ध्यान देंगे। डिफेंस के अंदर बात करेंगे कॉपरेशन की, डिजिटल इनोवेशन, एजुकेशन के ऊपर, टूरिज्म के ऊपर, मतलब कि ये देख रहे हो कि ऑल स्पेयर्स, डेवलपमेंट के सारे स्पेयर्स पे यहाँ पे देखा जा रहा है, ठीक है। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है, हम बोल सकते हैं। तो इसमें से आपसे एक से दो लाइनें लिखनी है कि 20 एशियन इंडिया समिट में जो हुआ था उसके अंदर किस पे सेंट्रलिटी किसको दिए गए थे और क्या चीज़ फोकस कर रहे हैं हम, बस, राइट। बाकी इन्फॉर्मेशन आपके पास बैकग्राउंड के लिए। यहाँ पे 21 वाला देख लेते हैं। अब 21 वाले में क्या हुआ, ये हुआ था आपका वैतने ने। तो ये इसका पर्पस क्या था, एक्चुअली ये फिलहाल में हुआ था 2024 अक्टूबर में। तो इसमें क्या था कि इसमें एक प्लान एडोप्शन किया गया, आसियन इंडिया प्लान ऑफ एक्शन 2026 से 30 तक। ये इंपॉर्टेंट है, आप अपने आंसर में पुट कर सकते हो। इस प्लान का मोटिव क्या है, फ्यूचर कॉपरेशन के लिए, और किस किस फील्ड में कॉपरेशन करेंगे, इवन कि ये जो साइबर हो गया, ठीक है, इवन की पॉल्यूशन कंट्रोल, फूड एनर्जी, ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ, तो ऑल स्पेस के अंदर जो है यहाँ पर ये है एक्शन प्लान लिया जाएगा, उसमें वर्क करेंगे इंडिया और आसियान दोनों मिलकर।
ठीक है। और यहाँ लॉन्च किया गया न्यू इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म। ये इंपॉर्टेंट नहीं है इतना कि क्या इसमें इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म क्या हुआ, कि उनके कुछ प्रिंसिपल्स थे उनको फॉलो करना, राइट। आसियान इंडिया साइबर पॉलिसी डायलॉग, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर अनाउंस किया 10 पॉइंट प्लान। इसके बारे में क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन बट आप जो है थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए कि 10 पॉइंट प्लान में क्या बताया था हमारे नरेंद्र मोदी जी ने। उन्होंने बताया था कि कवरिंग करेंगे हम कनेक्टिविटी, ठीक है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन होगा, काउंटर टेररिज्म, टेररिस्ट अटैक करने के लिए दोनों जने मिलके प्लान बनाएंगे, ट्रेड करेंगे, एआई का यूज होगा, मैरीटाइम कोऑपरेशन होगा। ये सारे जो है 10 पॉइंट प्लान जो है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा दिए गए थे इस समिट में। बोथ साइड एग्रीड हुए कि हाँ भाई ठीक है, हम सप्लाई चेन में कॉपरेशन करेंगे, रेजिस्ट करेंगे, फूड सिक्योरिटी में ध्यान देंगे, एनर्जी में ध्यान देंगे, ग्रीन ग्रोथ पे ध्यान देंगे, इनोवेशन इकोनॉमी होना चाहिए हमारा, राइट। और लीडर्स ने दोबारा ये बताया कि 21st सेंचुरी है, उसको हम बोलेंगे आसियान सेंचुरी, मतलब कि एशियन सेंचुरी बोल सकते हो आप। एशियन सेंचुरी बोला गया, लेड बाय इंडिया और आसियान, मतलब कि जोरों से इस पे फोकस किया जा रहा है कि हम जो है इस सेंचुरी को एशियन सेंचुरी बनाना है हमें, राइट। तो ये कीवर्ड यूज कर सकते हो, यानी लाइन इस पे फोकस किए आप ये बता सकते हो। और ये प्लान, बस 2 से 3 लाइन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब यहाँ देखते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ आसियान फॉर इंडिया। इंडिया के लिए कैसे सिग्निफिकेंस है, यहाँ पर आप देख सकते हो। पहला तुम्हारा पॉइंट ये स्ट्रेटजिकल एंड जियो पॉलिटिकल देखेंगे। भाई जियो पॉलिटिकल स्ट्रेटजिकल तो इंपॉर्टेंट है ही, क्योंकि ये सारे क्या है, ये इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर स्टेबिलिटी बनाने के लिए ये कंट्री ही हैं जो स्टेबिलिटी बना सकते हैं। अगर यहाँ कुछ हुआ, तख्ता पलट हुआ, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आई, तो इसका इम्पैक्ट जो है हमारे इंडिया में ही पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ चाइना की अगर एंट्री हो गई और ज़्यादा से ज़्यादा इसका इम्पोज हुआ, तो चाइना फिर जो है ये इंडियन ओशन वाले में एंट्री कर जाएगा, ठीक है। इसलिए इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले की पार्टनर्स इन इंडो पैसिफिक स्टेबिलिटी, राइट। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले हमारा जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है ये खतरे में पड़ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हमारा इम्पोर्टेंट है कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अंदर इंडिया को जो है ईस्ट वाले जितने भी नेशन है उस पर ध्यान देना, उसके साथ स्ट्रॉन्गनेस रिलेशन बनाना है, कॉपरेशन करना है, इकोनॉमिक कंसर्न देखेंगे वो भी इम्पोर्टेंट है, स्ट्रेटेजिकली भी इम्पोर्टेंट है, राइट। और इंडो पैसिफिक जो विजन है उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला तो ये हो गया। फिर रूल बेस्ड रीजनल ऑर्डर, यहाँ आप देखोगे कि रूल बेस्ड रीजनल ऑर्डर होता है, मतलब कि यहाँ पर जो 10 नेशन से आपस में मिलकर एक विजन क्रिएट करते हैं, ठीक है, कि फ्री फ्री ट्रेड करेंगे, ओपन ट्रेड करेंगे, एक रूल बनाते हैं इसके अंदर। तो यहाँ पे एक सिस्टमेटिक चल रहा है, यहाँ पर एक रूल चल रहा है, एक ऑर्गेनाइजेशन है एक तरह का ये, राइट। तो एक ऑर्डर मेंटेन रहता है यहाँ पर। इसके अंदर बोल सकते हैं इंडिया आसियान शेयर ए कॉमन विजन फॉर फ्री ओपन इंक्लूसिव रूल बेस्ड इंडो पैसिफिक, रिफ्लेक्ट करता है कि आसियान का जो आउटलुक है इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर, ठीक है, उसको प्रमोट करता है, इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव को आगे प्रमोट करेगा ये। तो इसलिए इसके लिए इंपॉर्टेंट है, राइट। इंडिया का भी तो है इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव, इसलिए उसमें हारमोनी बनाए, और ताकि हारमोनी बनाए स्ट्रेटजिकल इंपॉर्टेंट रहे, ठीक है। इंडिया अपना यहाँ पर इसलिए छाप डालने की कोशिश कर रहा है। फिर काउंटर बैलेंस टू चाइना, ये तो आपको पता ही है कि यहाँ पर चाइना अपना छाप डाल रहा है और वो जो है इसमें ज़बरदस्ती एंट्री करने की कोशिश करता है कभी कभी, ठीक है। और बोलता भी है साउथ चीन से एरिया में जो भी कंट्री है वो मेरी कंट्री है, दिस टाइप का क्लेम भी करता है, राइट। तो आप ये पॉइंट भी डाल सकते हो कि ये भी इम्पोर्टेंट क्यों है इंडिया के लिए, क्योंकि यहाँ पर काउंटर बैलेंस कर सके चाइना को। नहीं तो चाइना क्या करेगा, यहाँ से एंट्री करके सीधा इंडियन ओशन में एंट्री कर जाएगा। फिर अलाइनमेंट विद क्वाड ऑब्जेक्टिव्स, क्वाड को आप जानते ही हो, क्वाड इसमें कौन है, क्वाड के अंदर यूएस जापान ऑस्ट्रेलिया इंडिया है ना। तो अगर यहाँ पर जापान है तो जापान की एंट्री करा सकते हैं हम इसके अंदर से, और मोट मिलेगा हमें इसके अंदर, और स्ट्रॉन्गनेस बनेगी, कनेक्टिविटी और बढ़ेगी। तो इसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। आपको सब हेडिंग का यूज करना है इस तरह से, और पॉइंट को इस तरह से आपको सिंगल सिंगल पॉइंट जो है इलेवोट करना है आपको।
राइट। इकोनॉमिक पावर हाउस एंड ट्रेड हब। अब आपको ये बताइए कि जो है जो एशियन कंट्री है, मतलब कि आसियान कंट्री जो है वो क्या है, वो इकोनॉमिक पावर हाउस है। अभी हमने डिस्कस किया था 3.2 ट्रिलियन के लिए जीडीपी में, राइट। तो यहाँ पर डेटा दे सकते हो आप, 3.2 ट्रिलियन ये कंबाइन कर रहा हो, 650 के आसपास मिलियन पीपल है यहाँ पर, जो इतना जीडीपी एक्सीड कर रहे हैं। तो इसलिए भी हमारा इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब वहाँ पर जो है हम अपना इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, मतलब कि इकोनॉमिक ट्रेड अच्छे कर सकते हैं। ठीक है। मेजर ट्रेडिंग पार्टनर की बात करें तो आसियान के अंदर इंडिया का जो फोर्थ लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। अगर हम बात करें आसियान कंट्री की, तो इंडिया का फोर्थ लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, जो कि लगभग जो है इंडिया का 11% जो है ट्रेड पूरे वर्ल्ड से जितना हम करते हैं उसका 11% तो हम आसियान कंट्री के साथ करते हैं। इस तरह से आपके पॉइंट को सब्सटेंस करना है आपको, डेटा के साथ, फैक्ट के साथ, कोई एग्जाम्पल के साथ, तभी आपको एक अच्छे मार्क्स मिलेंगे इसके अंदर। और सब हेडिंग का यूज करना है। फिर यहाँ पर है राइजिंग ट्रेड वॉल्यूम। ट्रेड वॉल्यूम काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, जैसे कि बायलेटरल ट्रेड, जो कि आज की डेट में देखोगे आप 2023-24 में 122 यूएस डॉलर लगभग बिलियन यहाँ हो गया है। ठीक है। इन्वेस्टमेंट फ्लो, ये देखोगे आप, सिंगापुर जो है रिमेन्स अभी तक हमारा इंडिया का सबसे लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर जो है आसियान के अंदर। वो टॉप मोस्ट में कौन है? सिंगापुर। टॉप सोर्स ऑफ एफडीआई, जो एफडीआई हमारे अंदर आता है ना, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई का मतलब होता है बाहर वाले कंट्री जो हैं वो हमारे इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो उसमें देखोगे आप आसियान के अंदर सबसे ज़्यादा जो है एफडीआई करने वाला सिंगापुर है, राइट, जो कि लगभग कंट्रीब्यूट करता है 25% ऑफ टोटल एफडीआई इनफ्लो। कितनी बड़ी बात है बताइए, राइट। तो इसलिए इम्पोर्टेंट है ये आसियान कंट्री। सप्लाई चेन की बात करें हम, सप्लाई चेन रेजिलेंस की कोलैबोरेशन ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक। तो हमने क्या किया यहाँ पर, कोविड-19 पैंडेमिक हमें आपस में कोलैबोरेशन करके क्या किया, इंडिया ने सप्लाई किया ऑक्सीजन और मेडिसिन, कहाँ पर, आसियान कंट्री के अंदर। ठीक है। और आसियान ने क्या किया, इसेंशियल इक्विपमेंट प्रोवाइडेड किए, जो कि डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं म्यूचुअल इकोनॉमी सपोर्ट एंड क्राइसिस रेजिलेंस, मतलब दोनों ने मिलकर काम किया पैंडेमिक के अंदर। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है, कुछ सप्लाई वहाँ से कुछ सप्लाई यहाँ से भी, राइट। कनेक्टिविटी एंड रीजनल इंटीग्रेशन, तो ये इस पॉइंट से भी देखेंगे तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि कनेक्टिविटी देखोगे आप, इस तरह कनेक्टिविटी देखो यहाँ पर, जैसे कि फिजिकल कनेक्टिविटी बात करें हम, इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्रिलेटरल हाईवे, ये देख रहे हो आप, इंडिया म्यांमार थाईलैंड, ये ट्रिलेटरल जो देख रहे हो ना, ये रोड वाला, ये हाईवे है। तो यहाँ से कनेक्टिविटी अच्छे से बनेगी, एक रूट खुल जाएगा यहाँ पे ट्रेडिंग करने के लिए, कनेक्टिविटी बनेगी, रीजनल इंटीग्रेशन बनेगा यहाँ से। इस पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे तो आसियान इम्पोर्टेंट है, राइट। कालाधन मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसफर प्रोजेक्ट, ये भी एक तरह का इम्पोर्टेंट जो है, बहुत पहले चलता आ रहा है, यहाँ देख सकते हो आप कालाधन वाला। तो यहाँ से इंडिया जो है कोलकाता, फिर यहाँ से कनेक्ट होते होते सीत पे, फिर यहाँ जा रहे हैं जूरीपुरी, फिर उसके बाद ऐजवाल। तो ये कनेक्टिविटी है आपस के अंदर, राइट। ये कनेक्टिविटी मेंटेन करने के लिए आसियान कंट्री के साथ रिलेशन हमारे अच्छे होने चाहिए, वहाँ पे स्टेबिलिटी होनी चाहिए, नहीं तो ये रूट हमारे लिए क्या होगा, एक बिजी रूट हो जाएगा, फिर उस रूट में ट्रैप होगा, राइट। डिजिटल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिंकेज, आपने देखा होगा जो आसियान का जो है मास्टर प्लान, जो अभी 2025 में लॉन्च किया गया, मास्टर प्लान ऑन आसियान कनेक्टिविटी, ये अलाइन करता है इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर पुश अंडर दी एक्ट ईस्ट पॉलिसी। आसियान ने किया ये लॉन्च, MPAC, राइट। मास्टर प्लान ऑन आसियान कनेक्टिविटी 2025 में लॉन्च किया, ठीक है। और जिसके अंदर ये किसको प्रमोट करेगा, इंडिया के एक्ट ईस्ट पॉलिसी को, एक्ट ईस्ट पॉलिसी इसको प्रमोट करेगा ये, ठीक है। तो आसियान भी बढ़ चढ़ के इंडिया के साथ आ रहा है। फिर आपने सुना होगा मैकोंग गंगा कॉपरेशन, जो 2000 में लॉन्च किया गया था, प्रमोट करता है कोलैबोरेशन एमंग इंडिया एंड
5 आसियान नेशंस के बीच में, ठीक है, जहाँ से ये गंगा निकलती हैं, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम, जो कि एक टूरिज्म प्लेस के लिए प्रमोट करता है, एजुकेशन, कल्चरल, ट्रांसपोर्ट, राइट। तो ये इस तरह से चीज़ें इंपॉर्टेंट है। इसमें से अगर आपको पॉइंट जो है, मैं मल्टीपल पॉइंट दे रहा हूँ ताकि आपको वहाँ पर एग्जाम में कम पॉइंट याद रहते हैं। यहाँ अगर 10 पढ़ाऊँ तो वहाँ पे 5 ही याद रहेंगे, इसलिए मैं यहाँ पर ज़्यादा पढ़ा रहा हूँ। फिर मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड डिफेंस कॉपरेशन देखेंगे। शेयर करते हैं आपस में इंटरेस्ट है इन मैरीटाइम स्टेबिलिटी के अंदर, जैसे कि आसियान और इंडिया जो है कोलैबोरेट करते हैं, एंश्योरिंग करते हैं कि फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, नेविगेशन फ्री होना चाहिए, ठीक है। मतलब कि जो आप देखते हो ना सी के अंदर रूट होता है, सी रूट वाला, उसके अंदर नेविगेशन होता है, वो फ्री होना चाहिए, ठीक है। मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस होना चाहिए, एंटी पायरेसी में जुड़ने से, मतलब कि कोई पायरेसी होता है ना, लुटेरे, इसके खिलाफ है दोनों, दोनों मिलके काम करेंगे इसमें कि समुद्री कोई लुटेरे ना आए इसके अंदर, ठीक है। डिफेंस के अंदर काम कर रहा है यहाँ पर, जैसे कि आपने देखा होगा इंडिया और सिंगापुर सिम्बैक्स, ये एक्सरसाइज, इसमें से कुछ भी होगा तो आप प्रूफ कर सकते हो अपने आंसर को। विनबैक्स इंडिया वियतनाम, गरुड़ शक्ति इंडिया इंडोनेशिया, हरिमाओ शक्ति इंडिया मलेशिया, इंडिया फिलीपींस जॉइंट नवाल एक्सरसाइज 2023 वाला। तो इनमें से आप पुट कर सकते हो अपने आंसर के अंदर, ठीक है। जैसे पॉइंट लिखा है ना, इसको सब्सटेंस कर सकते हो आप। फर्स्ट एवर इन साउथ चाइना सी, पहली बार ऐसा होता कि साउथ चाइना सी में हुआ था ये, ठीक है। इंडिया फिलीपींस जॉइंट नवाल एक्सरसाइज 2023 वाला, राइट। बोल सकते हैं हम इंफॉर्मेशन शेयरिंग एंड HADR, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ, राइट। तो इंडिया एक्चुअली पार्टिसिपेट कर रहा है आसियान के डिफेंस मिनिस्टर के साथ भी कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। इसके अंदर मीटिंग बैठ रहे हैं, तो ये क्या है, मैरीटाइम की सिक्योरिटी डिफेंस के अंदर कोऑपरेशन कर रहा है। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजिकल एंड डिजिटल कोलैबोरेशन। डिजिटल कैसे, जैसे कि आपने बताया, मैंने आपको बताया कि आसियान जो है रैपिडली डिजिटलाइजिंग इकोनॉमी की तरफ जा रहा है वो, ठीक है। और जिसमें इंडिया उसकी हेल्प कर सकता है, स्ट्रेंथन, क्योंकि इंडिया के पास IT, फिनटेक, AI, साइबर सिक्योरिटी, इसमें स्ट्रांगनेस है इंडिया, इसमें इंडिया ने काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, ठीक है। तो आसियान जो है इकोनॉमिक जो है वो इसकी तरफ इंक्लाइशन हो रहा है, और इसमें इंडिया एक अपॉर्चुनिटी उठा सकता है, एक अच्छा रिलेशन बना सकता है वहाँ पर, और एक इन टेक्नोलॉजी को उनको प्रोवाइड करा सकता है, ठीक है। इससे हमारा इकोनॉमी ग्रोथ होगा। स्टार्टअप लिंकेज, इंडिया आसियान स्टार्टअप समिट 2023 में हुआ, ठीक है। और जो स्टार्टअप हुआ किस बेस पे, डिजिटल इंडिया को प्रमोट करने के लिए, ठीक है। हर चीज़ डिजिटल होना चाहिए। तो इसके अंदर देखा हमने, तो ये आप यूज कर सकते हो, इंडिया आसियान स्टार्टअप समिट, ठीक है। ग्रीन एंड सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं यहाँ पर, कैसे, जैसे कि यहाँ पर कॉपरेशन कर रहे हैं, रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस कर रहे हैं, स्मार्ट सिटी पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है। और जो कि दोनों ही यहाँ पर पेरिस एग्रीमेंट गोल और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ये दोनों ही सपोर्ट करते हैं यहाँ पर, मतलब इंडिया और आपका आशियन कंट्री, ठीक है। फिर कल्चरल में देखेंगे, कल्चर एंड सिविलाइजेशन में देखेंगे यहाँ पर हिस्टोरिकल एंड कल्चरल टाइज, ये तो हमने डिस्कस कर चुके हैं पॉइंट को, बुद्धिज्म, मैरीटाइम, बांग्लादेश थिंग्स, ऑल चीज़ डिस्कस कर चुके हैं। इस पॉइंट को अगर वैसे भी कर सकते हो आप, क्लब करके, अगर इंट्रो में अगर आपने ये वाला पॉइंट लिखा है तो यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन कम करना, कंसाइज फॉर्म में लिखना, ठीक है। सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी, जैसे कि यहाँ पर आसियान इंडिया आर्टिस्ट कैंप, सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी का मतलब हो गया कि हमें क्या करना है, भाईचारे के साथ आगे बढ़ना है, ठीक है। वहाँ पर हो सकता है आप जो है पीपल टू पीपल कनेक्ट हो, कल्चरल बेस पे कनेक्ट हो, ठीक है। तो इसको बोलते हैं सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी, जिसमें हो सकता है म्यूजिक फेस्टिवल इंडिया का वहाँ पसंद हो और वहाँ का यहाँ हमारे यहाँ पसंद हो, ठीक है। आसियान इंडिया नेटवर्क ऑफ यूनिवर्सिटीज़ फॉस्टर कल्चर डिप्लोमेसी, आसियान और इंडिया का नेटवर्क है यूनिवर्सिटी का, वो फोस्टर करता है कल्चर डिप्लोमेसी के अंदर। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये कहीं ना कहीं इंडिया और आसियान के रिलेशन को प्रमोट कर रहा है, एनहेंस कर रहा है, और एक्ट ईस्ट पॉलिसी को ये और स्ट्रॉन्ग कर रहा है। पीपल टू पीपल एक्सचेंज, अभी मैंने बताया आपको, स्कॉलरशिप, स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम, आसियान इंडिया यूथ समिट, ये इंपॉर्टेंट है,
आसियान इंडिया के बीच में यूथ समिट हुआ, जिसके अंदर पीपल टू पीपल आपस में कनेक्ट आएंगे, आपस में एक्सचेंज करेंगे। हो सकता है कि जैसे कि हम बात करें, इससे क्या प्रमोट होगा, इंडिया के जो है, इंडिया के पीपल जा सकते हैं आसियान कंट्री के अंदर स्टडी करने के लिए, आसियान कंट्री यहाँ आ सकते हैं स्टडी करने के लिए। ठीक है, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट है। अब इंडिया रेलिवेंस फॉर आसियान। अब इंडिया कैसे रेलिवेंस है आसियान के लिए, यहाँ डिस्कस कर रहे हैं क्या, इंडिया कैसे रेलिवेंस है। तो इंडिया की बात करें यहाँ पर हम, एक तो स्ट्रेटजिकल बैलेंस इन इंडो पैसिफिक रीजन। इंडिया कैसे, क्योंकि इंडिया सपोर्ट कर सकता है आसियान कंट्री को, उनके विजन को, जो ओपन इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक विजन जो है उनका, उसके अंदर। ठीक है, और क्या हो सकता है यहाँ पर, स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी देगा इंडिया। ठीक है, इंडिया का काम नहीं है कि इम्पोज करना ज़बरदस्ती। ठीक है, इंडिया हार्मनी के साथ वर्क करता है। इंडिया इकोनॉमी कंसर्न से देखता है कि भाई म्यूचुअल बेनिफिट की बात करता है। राइट, तो यहाँ पर क्या होगा, न्यूट्रल एंड रिलायबल बैलेंसेस एमिड यूएस चाइना राइवलरी। यूएस चाइना के बीच में अगर राइवलरी होता है तो वो एक बैलेंसिंग काम करेगा। और हमारा बताइए आपको, एक्टिव रहेंगे ये इसमें, एआरएफ में, एडीएम में, प्लस में। ठीक है, इंडिया रेनफोर्स करता है कि आसियान सेंट्रलिटी बनाया गया इसको। तो इस तरह से देख सकते हैं हम कि इंडिया किस तरह से रेलिवेंस है। फिर काउंटर वेट टू चाइना, इंडिया जो है वो चाइना को काउंटर कर सकता है, इसलिए आसियान के लिए इंडिया इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अल्टरनेटिव पार्टनर हो सकता है, चाइना जो डोमिनेंस कर रहा है ना, उसके डोमिनेंस को रोकने के लिए आसियान कंट्री जो है इंडिया के साथ अच्छे रिलेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। राइट, इसलिए भी इम्पोर्टेंट है। थर्ड है हमारा यहाँ पर इकोनॉमिक लिंकेज। तो ये देख सकते हैं कि आसियान इज द इंडिया का फोर्थ लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है। राइट, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे तो भी देखेंगे फोर्थ लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है, उसलिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आसियान इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ, तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में आपस में जो है ट्रेडिंग होगी, ट्रेडिंग होगा तो प्रमोट होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। राइट, एनर्जी एंड ब्लू इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो है ब्लू इकोनॉमी को अच्छे से प्रमोट किया जा सकता है, क्योंकि हमारे जितने भी सी वाला रूट अगर फॉलो करते हैं तो जो गुड्स एंड सर्विसेज जो भी होगा वो बहुत उसकी कॉस्ट कम पड़ती है, बाकी जो है ना अदर वे से उससे कॉस्ट कम पड़ती है। ठीक है, और यहाँ पे साउथ चीन सी के अंदर जो हाइड्रोकार्बन्स है वो वाइटल है फॉर इंडिया एनर्जी के लिए, तो इसको हम इस पे वर्क कर सकते हैं जो है हाइड्रोकार्बन का, क्योंकि ये एनर्जी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये कहाँ पर है, साउथ चीन सी। और इसमें कौन हेल्प करेगा, हमारा आसियान। और फिर हम क्या है, हम उसको आसियान के अंदर जो है आसियान के साथ मिलकर वहाँ से निकालेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे इसको। राइट, ओएनजीसी विदेश कोलैबोरेट्स विद द आसियान स्टेट लाइक वियतनाम। राइट, कॉपरेशन करेंगे, इसमें स्पैन करेंगे मैरीटाइम इकोनॉमी में, डिजास्टर रेजिलेंस में, सस्टेनेबल फिशरी में। तो ये जो है ये सारे वर्क करेंगे, जो कि इंडिया का रेलिवेंस दिखा रहा है यहाँ पर। डेवलपमेंट पार्टनरशिप कैसे, आसियान और इंडिया आपस में एक फंड स्टार्ट करते हैं, मैं कहूँ गंगा कॉपरेशन वाला स्टार्ट किया है। इंडिया एड्स करता है, इंडिया मदद करता है इंफ्रास्ट्रक्चर में, स्किल डेवलपमेंट में, कैपेसिटी बिल्डिंग बनाने में उनकी, जो कि स्पेशली कैम्बोडिया, लाओस, म्यांमार, वियतनाम, इन सब में हेल्प करता है इंडिया। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर उतना डेवलप नहीं हुआ है जितना इंडिया में डेवलप हो चुका है। तो आई थिंक अब आप इस चीज़ को समझ रहे हो कि कैसे जो है किस तरह से इंडिया रेलिवेंस है। राइट, किस तरह से इंडिया रेलिवेंस है वो आप देख सकते हो यहाँ पर। फिर यहाँ पर टेक्नोलॉजिकल एंड डिजिटल कॉपरेशन, इंडिया के अंदर हमने अभी डिस्कस किया था, आईटी फील्ड में इंडिया काफ़ी अच्छा है, डिजिटल में काफ़ी अच्छा है, तो ये कॉम्प्लीमेंट होगा आसियान कंट्री के लिए कि जो टेक्नोलॉजी हम यूज़ कर रहे हैं हम उनको दे सकते हैं। ठीक है, डिजिटल मास्टर प्लान 2025। राइट, उसमें फिनटेक, ई कॉमर्स, साइबर सिक्योरिटी एंड एआई गवर्नेंस, तो ये सारी चीज़ों में इंडिया जो है आसियान कंट्री की हेल्प कर सकता है। कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, कनेक्टिविटी की बात करें हम तो यहाँ पे कनेक्टिविटी बना सकते हैं जैसे कि इंडिया म्यांमार थाईलैंड हाईवे के अंदर, और कालाधन मल्टी
मॉडल प्रोजेक्ट। तो ये तो दोनों जगह यूज हो जाएगा पॉइंट। तो जहाँ पॉइंट ऊपर यूज करो तो इसको पॉइंट को यहाँ मत लिखना, अगर ऊपर लिख दिया तो आपने। ठीक है। आसियान कनेक्टिविटी 2025 गोल, ठीक है, उसके तहत इसको कनेक्टिविटी को और मजबूत बनाया जा सकता है, क्योंकि इसके अंदर तो आसियान भी तो है ना इन्वॉल्व, आसियान कंट्री भी तो इन्वॉल्व है, तो कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट तो उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है जितना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, राइट। कल्चरल एंड पीपल टू पीपल टाई उनके लिए जिस तरह से इंपॉर्टेंट है हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे पॉइंट जो है आप ये पॉइंट आउट कर सकते हो। अगला देख सकते हो यहाँ पर कि जैसे बात करें इंडिया की पॉलिसी क्या है आसियान के प्रति, तो आपको सिर्फ यहाँ पर एक ऐसे जो है ना, मैंने इतना लिखा है, इतना लिखना है आपको, सिर्फ बताना क्या है, छोटे छोटे कीवर्ड में आप बता सकते हो ऐसे करके। ठीक है। इससे आपकी आंसर राइटिंग स्किल एक डिफरेंट लगेगी। लुक ईस्ट पॉलिसी 1990 वाला बता सकते हो आप, फिर एक्ट ईस्ट पॉलिसी 2014 वाला, फिर उसके बाद आसियान सेंट्रलिटी कब हुआ था ये बताओगे आप। ठीक है, अभी भी चल रहा है हमारा। फिर एक्टिव पार्टिसिपेंट वो कर रहे हैं हम आसियान लेड फोरम के अंदर। तो इस तरह से आप जो है कीवर्ड के थ्रू यहाँ पर इस तरह से बता सकते हो, ओनली कीवर्ड बताना है आपको, राइट। अगला देखते हैं कुछ चैलेंजेस भी हैं, कुछ ऑब्स्टेकल भी हैं इंडिया और आसियान रिलेशन के अंदर। तो सबसे पहले तो देखते हैं चैलेंजेस, तो यही है यहाँ पर। चैलेंजेस क्या है सबसे बड़ा, कि इंडिया का एक्सपोर्ट जो है आसियान के अंदर वो इतना तो पहुँच गया है 39 बिलियन 2024 से 25 के बीच में, ग्रोइंग एट ओनली 1.7% ओनली, वाइल इम्पोर्ट कितना है हमारा। चैलेंजेस क्या है, हम तो भाई यहाँ पर इंडिया का एक्सपोर्ट जो है वो इतना पहुँच गया है, और इंपोर्ट हम क्या कर रहे हैं 84, और एक्सपोर्ट कर रहे हैं 39। इसको क्या बोलते हैं ट्रेड डेफिसिट, राइट। ट्रेड डेफिसिट में आ रहे हैं हम लोग। हमें एक्सपोर्ट ज़्यादा करना है, इंपोर्ट कम करना है, तो इंडिया को ज़्यादा बेनिफिट होगा यहाँ पर। ठीक है, ये चैलेंजेस एक अलग से। फिर आसियान अकाउंट्स फॉर नियरली 11% ऑफ इंडिया टोटल ट्रेड, राइट। लेकिन इंडिया ओनली 2.8% ही आसियान के ट्रेड को रिप्रेजेंट करता है, राइट। आसियान तो ठीक है, आसियान 11% जो है इंडिया का टोटल ट्रेड जो है वो अकाउंट कर सकता है, लेकिन इंडिया कितना कर रहा है 2.8%। ये भी एक चैलेंज है। ठीक है। आसियान ट्रेड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ये इसका चैलेंज बहुत बड़ा हुआ था, क्योंकि यहाँ पर टैरिफ जो है एसीमेट्री हुआ था। इंडिया ने रिड्यूस कर दिया टैरिफ 74%, मतलब कि टैक्स जो लगाते हैं ना इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पे वो रिड्यूस हो गया था। ये भी तो बोलते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, उसमें फ्री नहीं होता है बट टैक्स रिड्यूस हो जाता है, टैरिफ रिड्यूस हो जाता है, राइट। तो इंडिया ने कितना रिड्यूस किया 74%, आसियान ने कितना किया 56%। तो एक अनइवन फील्ड हुआ ना ये। तो ये भी एक चैलेंज है। नॉन टैरिफ बैरियर, क्या चीज़ है नॉन टैरिफ बैरियर, ये कॉम्प्लेक्स कस्टम रूल्स हैं यहाँ पर। ठीक है, स्ट्रिक्ट सैनिटरी है, फाइटोसैनिटरी स्टैंडर्ड है, एंड स्टैंडर्ड बैरियर जो कि हमेशा एंटर करता है इंडियन एक्सपोर्ट्स को, स्पेशली जो है फार्मास्यूटिकल एंड एग्रीकल्चर के अंदर। यहाँ पे तो नॉन टैरिफ बैरियर बता रहा है ना यहाँ पर, एग्रीकल्चर के अंदर फार्मास्यूटिकल के अंदर, राइट। कॉम्प्लेक्स कस्टम रूल बना रखे हैं, तो ये भी एक तरह का चैलेंज है। रूल्स ऑफ ओरिजिन लूपहोल्स क्या है, कि वीक एनफोर्समेंट हुआ, जिसकी वजह से चाइना गुड्स जो है उसको अलाउ कर दिया एंट्री करने के लिए इंडिया के अंदर। इसके द्वारा आसियान कंट्री के द्वारा, अभी हमने डिस्कस किया था ना फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, उसका लूपहोल्स था। क्या लूपहोल्स मिला इंडिया को, इंडिया इसलिए ज़्यादा प्रमोट नहीं करता कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए है, बार बार वो रिव्यू करने की बात कर रहा है, क्योंकि चाइना गुड्स एंट्री करता है आसियान कंट्री में, और यहाँ से जो एंट्री करने से आसियान कंट्री से एंट्री करने के बाद वो इंडिया के अंदर एंट्री कर रहा है, राइट। तो चाइना गुड पहले आसियान कंट्री से वहाँ इसमें यहाँ एंट्री कर रहा है, तो इसका मतलब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का ये चाइना बेनिफिट ले रहा है इसके अंदर। तो ये लूप होल्स हुआ ये, और इससे इंडिया को क्या है ग्रोइंग में डेफिसिट हो रहा है वहाँ पर। सारा माल किसका आ रहा है यहाँ पर, चाइना का। इसलिए तो यहाँ पर देख रहे हो आप, हम लोग जो है यहाँ पर क्या है इम्पोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं हम,
क्योंकि गुड्स यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है, यहाँ पर देखोगे चाइना का माल हम इनडायरेक्टली कर रहे हैं इम्पोर्ट, राइट। रिव्यू डिले आपने डिस्कस किया कि अभी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में, इसको रिव्यू कीजिए, जो स्टार्ट किया गया था 2019 के अंदर, अभी तो कुछ इस पर डिस्कस किया ही नहीं गया है, काफ़ी ज़्यादा डिले चल रहा है इसके अंदर, क्योंकि ये लूपहोल्स, ये वाला लूपहोल्स जो है, इस पर काम करना चाहिए, राइट। मैन्युफैक्चरिंग एंड कॉम्पिटिटिवनेस गैप देखोगे आप, तो आपको पता होगा शायद कि आसियान नेशन जो है, वियतनाम, थाईलैंड, मलेशिया, ये तो ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग हब यहाँ पर सही है, ठीक है, ये तो ठीक है, यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग हब तो सही है, यहाँ पर इंटीग्रेट करते हैं ग्लोबल वैल्यू चेन्स के अंदर। बट यहाँ देखोगे इंडिया का हायर लॉजिस्टिक कॉस्ट जो है 14% ऑफ जीडीपी, बीएस आसियान का जो है 8 से 10%, ये गैप आ रहा है। कॉस्ट तो जो है इंडिया का लॉजिस्टिक कॉस्ट जो है 14% हो रहा है जीडीपी का, आसियान का सिर्फ 8 से 10%, राइट। ये गैप है। इंफ्रास्ट्रक्चर देखेंगे हम, ये भी काफ़ी ज़्यादा देखोगे, कंपटीशन जो है इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बॉटलनेक कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है कंपटीशन। कंपटीशन कैसे रिड्यूस करेगा, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे यहाँ पे उस लेवल का नहीं है। यहाँ पर देखो तो इन वाले कंट्री में तो सही है, हर जगह तो सही नहीं है वहाँ पर, राइट। फिर यहाँ पर आसियान पार्टिसिपेंट देखेंगे, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमी पार्टनरशिप में देखेंगे यहाँ पर, तो इसमें भी क्या बताया गया है कि इंडिया ने ऑप्टेड किया इसको 2019 के अंदर, राइट। लेकिन इससे हुआ क्या, इससे और ज़्यादा जो है मैनेजमेंट और ट्रेड गैप बढ़ गया। फिर जियो पॉलिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक कॉन्स्टेंट देखेंगे हम, तो आसियान नेशन जो है वो फॉलो करता है हैजिंग स्ट्रेटजी। हैजिंग स्ट्रेटजी क्या होता है, मतलब कि जो चाइना, यूएसए और इंडिया के बीच में चल रहा है, तो वो क्या करते हैं, यहाँ पर हैजिंग स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं कि भाई किसकी तरफ से ज़्यादा इनक्लेशन होना है, बैलेंस में के लेके चलते हैं वो। चाइना भी एक तरफ है, एक तरफ इंडिया भी है, एक तरफ यूएसए है, ठीक है। अब तीनों लोग यहाँ पर एंट्री मारना चाह रहे हैं, अपना अपना डोमिनेंस चाह रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, तो आसियान तो फॉलो करेगा ना हैजिंग स्ट्रेटजी, बैलेंस में करने की कोशिश करेगा, सबके साथ रिलेशन बनाने की कोशिश करेगा, बैलेंस में चलना चाहिए उसको, राइट। वाइल सम स्टेट वियतनाम, फिलीपींस सपोर्ट इंडिया इंडो पैसिफिक आउटरीच, अदर कुछ कैम्बोडिया और लाओस क्या चाहते हैं, वो नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं कि चाइना के साथ, तो बैलेंस कर रहे हैं, पर हैजिंग स्ट्रेटजी है। कुछ लोग तो चाहते हैं कि इंडिया के साथ अच्छे रिलेशन बनाए, लेकिन उसी 10 कंट्री जो है उसमें से कुछ चाहते हैं कि चाइना के साथ रहे, और कुछ यूएसए को सपोर्ट करते हैं, तो इसको बोलते हैं हैजिंग स्ट्रेटजी, कि 10 के 10 कीमती एक जैसी नहीं है। इंडिया एजुकेशन फ्रॉम आरसीईपी वीकेंड कर दिया यहाँ पर, इकोनॉमिक आउटपुट जो है, इकोनॉमिक फुटप्रिंट जो है वो देखोगे आप, चाइना विच बाय चीना इन रीजन, तो ये भी तो एक्सक्लूजन हो गया ना, इंडिया ने क्या कर दिया, बाहर हो गया, ठीक है। रीजनल कॉपरेशन इकोनॉमिक पार्टनरशिप से इंडिया क्या हो गया, बाहर हो गया, उससे क्या हो गया, इकोनॉमिक वीक हो गई, राइट। कनेक्टिविटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर गैप देखेंगे, तो ये चैलेंज आप देख सकते हो, इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्रेड वाला जो है, ये भी चल रहा है प्रोजेक्ट, लेकिन इसमें कोई उस लेवल का ट्रेड नहीं हो पा रहा जिस लेवल का होना चाहिए और जिसको स्टार्ट करना चाहिए, इस पर कोई फोकस नहीं है इतना। और ये कालाधन मल्टी मॉडल ट्रांसफर प्रोजेक्ट, इस पर भी फोकस नहीं उतना, क्योंकि डिले हो रहा है इनमें, इन दोनों ही प्रोजेक्ट में डिले हो रहा है। डिले क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर म्यांमार के अंदर इनस्टेबिलिटी रहती है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहती है, फंडिंग नहीं है यहाँ पर। हम वर्क तो कर रहे हैं साथ में, लेकिन चैलेंजेस कितने सारे आ रहे हैं हमारे पास, ना ये प्रोजेक्ट सही से चल रहा है, ना प्रोजेक्ट सही से चल रहा है, तो कनेक्टिविटी बनेगी कहाँ से। इंडिया का टोटल कनेक्टिविटी देखेंगे हम, आसियान के अंदर लैक्स कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर चाइना को देखोगे तो चाइना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है, 1.3 बिलियन इंडिया कर रहा है, और चाइना
$17 बिलियन। मतलब कि लगभग लगा मान के चलो ये 15 गुना 16 गुना ज़्यादा कर रहा है। मतलब कि 15 गुना 16 गुना, मतलब कि एक, मतलब कि कई गुना ज़्यादा कर रहा है, समझ लो कि कहाँ एक और कहाँ 17। तो इसका छाप किस पे रहेगा? इसके अंदर इसका छाप रहेगा चाइना का, यहाँ पर वो अपना डोमिनेंस करता जा रहा है, राइट। फिर बेरियर इन सर्विस ट्रेड, आप देखोगे इंडिया का आईटी और प्रोफेशनल सर्विस जो है खुद क्या करते हैं, वो रिस्ट्रिक्शन करते हैं, किसकी वजह से ना, वहाँ पर खुद देखोगे इंडिया के अंदर लैक ऑफ म्यूचुअल रिकॉग्निशन एग्रीमेंट क्वालिफिकेशन के अंदर देखोगे, ठीक है। वीजा, ये वर्क परमिट बेरियर कर देता है। खुद भी इंडिया के अंदर भी ये प्रॉब्लम आ रही है। डेटा लोकलाइजेशन की बात चलती है यहाँ पर, ठीक है। साइबर थेफ्ट की बात चलती है, साइबर सिक्योरिटी की बात चलती है, उसमें इंडोनेशिया और मलेशिया को यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन कर दिया गया है, राइट। सर्विस स्टेट की बात करें यहाँ पर, जो कि विच कुड बैलेंस द गुड्स डेफिसिट रिमेन अंडर एक्सप्लोटेड। तो यहाँ पे बेरियर हो रहा है ना सर्विस ट्रेड के अंदर भी, तो ये भी एक चैलेंज है। डाइवर्जेंट व्यूज ऑन साउथ चीन सी। अब इंडिया क्या करता है? इंडिया सपोर्ट करता है अनक्लोज बेस्ड पीसफुल रेजुलेशन को, जो कि किसके साथ अलाइन है? आसियन कनेक्ट, आसियन जो है सेंट्रलिटी को बताता है इसके अंदर, ठीक है। लेकिन इंट्रा आसियन डिवीजन, खुद के अंदर जो डिवीजन है इनका, उसका क्या करें? क्योंकि आप जानते ही हो कैम्बोडिया, लाओस, ये अवॉइडिंग कर रहे हैं क्रिटिसिज्म ऑफ चाइना को, चाइना को तो फेवर करना चाहते हैं, राइट। तो डाइवर्जेंट व्यू है वहाँ पर साउथ चीन सी वाले एरिया में। 2016 के अंदर देखोगे फिलीपींस और चाइना के बीच में देखो क्या हुआ था, यहाँ पर आर्बिट्रेशन रूलिंग हो गया था, यहाँ पर रिजेक्टेड कर दिया गया बीजिंग के द्वारा, ठीक है। और कंटिन्यू फिर एक्सपोज आसियन स्ट्रेटजी डिवाइड हो गया। तो ये सब इशू चलते रहते हैं, आप करंट अफेयर का जोड़ सकते हो आप। लिमिटेड इंस्टीट्यूशनल एंड पीपल टू पीपल इंटीग्रेशन, आप देखोगे यहाँ पर डिस्पाइट मल्टीपल डायलॉग हो चुके हैं, यहाँ पर एआरएफ हो गया, ईएस हो गया, एडीएमएम हो गया, लेकिन उस लेवल का नहीं पहुंचा है। कोऑर्डिनेशन रिमेन्स हमेशा स्लो ही रहा है। आप खुद सोचो ना कितनी कनेक्टिविटी है। टूरिज्म देखो, टूरिज्म प्लेस वहाँ पे कोई कितने लोग जाते हैं इंडिया से? बहुत कम लोग, चाहे वहाँ के लोग यहाँ आते हैं। ओनली 3% ऑफ इंडियाज आउट बाउंड टूरिस्ट जो है वो विजिट करते हैं आसियान के अंदर। मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की 2024 की रिपोर्ट है, मतलब सिर्फ 3%। ये तो बहुत लो हुआ, तो इस पर वर्क करना चाहिए। अकेडमिक एंड कल्चर एक्सचेंज की बात करें, वो भी लिमिटेड है, कि यहाँ पर वीक नहीं हो रहा है। थर्ड सी ऑफ कल्चर इन एक्ट इज पॉलिसी, राइट। तो ये सारे पॉइंट आउट कर सकते हो आप अपने मेंस आंसर राइटिंग में। डिस्प्यूटेड क्लेम्स इन साउथ चीन सी, तो आप देख सकते हो यहाँ पर कौन कौन से, ये चाइना वाला एरिया क्लेम कर रहा है ये, ठीक है। ये सारा क्लेम करता था चाइना में सा, साउथ चीन सी एरिया वाला, राइट। यहाँ मलेशिया, ब्रूनी, इन सब चीज़ को, वो सबको अंडर में बोलता है कि ये एरिया के अंदर मेरा ही रहेगा सारा, ठीक है। फिलीपींस कहता है ये अलग, फिलीपींस कहता है कि ये वाला एरिया मेरा अलग, ठीक है। मलेशिया कुछ अलग कहता है। अब ये सारे डिस्प्यूट हैं, ब्रूनी का अलग है। अब उसी में देखो सबसे ज़्यादा तो दायरा जो फैला रखा है वो चाइना है। यहाँ पर जो है साउथ चीन सी जो है कवर्स करता है मोर देन 3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, 3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, राइट। और यहाँ पर आप देखोगे कि मेजर जो है अनएक्सप्लोटेड ऑयल एंड गैस डिपोजिट्स आर बिलीव टू बी लाई अंडर सी बेड। यहाँ पर जो है ऑयल एंड गैस की मात्रा बहुत ज़्यादा है, इसीलिए जो है एरिया क्लेम कर रहे हैं आपस में, राइट। अब क्या वे फॉरवर्ड सकते हैं, मतलब सजेशन आपको पॉइंट आउट करना है। स्ट्रेंथन करना चाहिए कनेक्टिविटी फिजिकल और डिजिटल, फास्ट ट्रैक इंडिया और ये जो म्यांमार थाईलैंड वाला ट्रेटर हाईवे है, इसको थोड़ा सा और फंडिंग करना चाहिए, इसको फास्ट करना चाहिए, ठीक है।
और जो आप देख रहे हो यहाँ पर एक्सटेंड टू कैम्बोडिया, लाओस, वियतनाम, यहाँ भी इसको एक्सटेंड करना चाहिए। इंडिया की कनेक्टिविटी जो है, ये प्लान जो है कनेक्टिविटी मास्टर प्लान, इसको प्रमोट करना चाहिए, ठीक है। इसके साथ जो आसियान के अंदर अभी जो है MPC 2025 वाला जो है अभी अनाउंसमेंट किया गया है, ठीक है। उसके साथ राइट प्रमोट करना चाहिए बैलेंस ट्रेड थ्रू, इसके थ्रू रिफॉर्म्स करना चाहिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के। अदरवाइज यहाँ पर ये लूफोल्स जो है उसमें चाइना जो है वो अपना डोमिनेंस बढ़ाता रहेगा, राइट। थर्ड हमारा एनहेंस मैन्युफैक्चरिंग एंड रीजनल वैल्यू चेन, तो किस में चलना चाहिए, मेक इन इंडिया का एक्सपेंड करना चाहिए, ठीक है। PL स्कीम को एक्सपेंड करना चाहिए, अट्रैक्ट करना चाहिए आशियन इन्वेस्टमेंट को, ताकि आशियन कंट्री जो और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें। जो कि हमारा अभी कौन था रेवेन पे, सिंगापुर, राइट। हमें और भी कंट्री को वहाँ पर प्रमोट करना चाहिए ताकि यहाँ पर FDI का फ्लो ज़्यादा हो, इकोनॉमिक ग्रोथ हो। क्रिएट इंडिया आसियान इंडस्ट्रियल पार्क, जॉइंट वेंचर इंडिया वियतनाम इलेक्ट्रॉनिक हब, राइट, जिससे इंटीग्रेट होगा माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज इनटू रीजनल सप्लाई चेन के अंदर। फिर डीप एंड स्ट्रेटजिक एंड डिफेंस कॉपरेशन होगा। कैसे, अभी हमने बताया था कि आपको जैसे कि वहाँ पर मैरीटाइम जो है बूस्ट करो मैरीटाइम सिक्योरिटी, और फिर हमने ये भी डिस्कस किया था हमने एंटी पराइसी, मतलब कि जो भी चोर है लुटेरे हैं उसके खिलाफ रूल बनाओ, ठीक है, उस पर वर्क करो। साइबर डिफेंस की बात कर रहे हैं यहाँ पर, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज को अच्छे से प्रमोट करो, ठीक है। आपस में दूसरे में एक्सचेंज करो, स्किल एक्सचेंज करो, एनहेंस करो डिफेंस टेक्नोलॉजी, शेयरिंग करो, को प्रोजेक्ट होना चाहिए, राइट। ये सारी चीज़ें पॉइंट आउट किए हुए यहाँ पर, जिसके आपके मेंस ओरिएंटेशन ये पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर एडवांस होना चाहिए एनर्जी सिक्योरिटी एंड ग्रीन पार्टनरशिप, लॉन्च जो है आसियान इंडिया ग्रीन पार्टनरशिप और क्लीन एनर्जी, इस पर फोकस करें। तो ये सब चीज़ें सजेशन के अंदर, जिस पे जो कमियां हैं उसी को चेंज कर दो आप सजेशन के अंदर, आपका आंसर अच्छा बन जाएगा, राइट। रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस करना चाहिए, ठीक है। जॉइंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट में फोकस करना चाहिए, बायोफ्यूल पे फोकस करना चाहिए, ग्रीन हाइड्रोजन पे, क्योंकि वहां पर है उनके पास रिसोर्सेस है, रॉ मटेरियल है, राइट। फिर यहाँ पर एक्सपेंड करना चाहिए डिजिटल, हमने डिस्कस किया था ना, डिजिटल एंड इनोवेशन कॉपरेशन पार्टनर होना चाहिए, AI गवर्नेंस होना चाहिए, फिनटेक, साइबर सिक्योरिटी, राइट, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, इन पे फोकस करना चाहिए, राइट। रेप्लिकेट इंडिया सक्सेस स्टोरी, जैसे UPI डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर अक्रॉस आसियान के अंदर करा सकते हो, ठीक है, जिससे प्रमोट होगा डिजिटल स्टार्टअप और कोलेब्रेशन होगा, इनोवेशन हब बनेगा, राइट। स्ट्रेंथन इंस्टीट्यूशनल एंड फाइनेंशियल मैकेनिज्म, दोबारा से फिर से क्या करना चाहिए, आसियान इंडिया सेंट्रल, इसे फोकस करना चाहिए, रिविटाइज करना चाहिए, दिल्ली डायलॉग पे फोकस करना चाहिए, आसियान इंडिया फंड पे फोकस करना चाहिए ताकि बेटर कोऑर्डिनेशन हो सके, इंश्योर करना चाहिए टाइमली इंप्लीमेंटेशन, जो भी जॉइंट प्रोग्राम चल रहा है, कालाधन वाला प्रोजेक्ट चल रहा है, उन सब पे फोकस करना चाहिए, राइट। इंक्रीज करना चाहिए थिंक टैंक एंड एकेडमिक एक्सचेंज। फिर कोलैबोरेशन ऑन ग्लोबल एंड रीजनल चैलेंजेस देखेंगे, वहाँ पर क्या करना चाहिए, वर्क जॉइंटली ऑन क्लाइमेट एडेप्टेशन पे काम करना चाहिए, ठीक है। पब्लिक हेल्थ, जैसे कि कोविड-19 में मिलकर काम किया, ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट में काम करना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो है ना आपको याद नहीं करना, धीरे धीरे आप जब इसको पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये पॉइंट मुझे रखना, खाली सब हेडिंग याद रहेगा, उसके बाद आप पॉइंट अपना भी बना लोगे, इसके अंदर लिखना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। जैसे प्रमोट किया वैक्सीन, देखा आपने, पोस्ट कोविड-19 की बात चल रही है यहाँ पर, रिसर्च में देखा, राइट। कॉपरेशन कर रहे हैं यहाँ पर, कर सकते हैं यहाँ पर G20 के अंदर, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क कर सकते हैं कोलैबोरेशन रेजिलेंस के अंदर, प्रमोट कर सकते हैं कल्चर एंड पीपल टू पीपल टाई के अंदर, ठीक है, करना चाहिए ना, जिससे कि वहाँ पे कुछ हमारे कल्चर के लोग वहाँ जाएंगे, वहाँ यहाँ क्या लगे, प्रमोट होगा, कल्चर प्रमोट होगा, टूरिज्म प्रमोट होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होती है इससे, राइट। स्ट्रेंथन होना चाहिए मैरीटाइम एंड ब्लू इकोनॉमी कॉपरेशन, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। फिशिंग का जो है अच्छा, जो कोलैबोरेशन के साथ अच्छे से कर सकते हैं, सस्टेनेबल फिशिंग हो सकती है वहाँ पर, मराइन कंजर्वेशन हो सकता है, जो समुद्र के नीचे जीव जंतु रह रहे हैं उनको कंजर्वेशन किया जा सकता है, ब्लू इकोनॉमी पर फोकस किया जा सकता है। सो ऑल थिंग्स जो है, इतने सारे पॉइंट दिए मैंने कि आपको 10 में से 5 पॉइंट 6 पॉइंट भी याद रहेंगे, तो आपके लिए एग्जाम में
वो काफ़ी रहेगा। इस तरह से आपको प्रेजेंट करें। कंक्लूजन किस तरह का होना चाहिए, देखो यहाँ पर 2 तरह के कंक्लूजन बता दिए हैं। अगर आपको ट्रेडिंग के ऊपर इकोनॉमी पूछा गया तो आप ये वाला कंक्लूजन डाल दिए, डिस्पाइट ट्रेड रीचिंग $131 बिलियन इन 2024 से 25 के बीच में इतना रहा, और इंडिया वाइडनिंग डेफिसिट विद आसियान अंडरस्कोर द नीड फॉर बैलेंस इकोनॉमी इंटीग्रेशन। अब ये तो पता ही है हमको, ट्रेड डेफिसिट में रहा ही है तो बैलेंस करना चाहिए, ठीक है। स्ट्रेंथिंग करना चाहिए सप्लाई चेन रेजिलेंस को, डिजिटल कॉपरेशन करना चाहिए, कनेक्टिविटी करना चाहिए, एक्टिव 2.0 को जो है उसके अंडर, और ट्रांसफ़र कर सकता है इंडिया आसियान इंगेजमेंट को सिंबॉलिक पार्टनरशिप के अंदर, राइट, ताकि क्या हो सके ग्रोथ आर्किटेक्चर पे फोकस किया जा सके। कंक्लूजन 2 देख सकते हो आप, इसमें इंडिया आसियान रिलेशन जो है नो लॉन्गर पेरिफेरल बट सेंट्रल टू इंडियाज इंडो पैसिफिक रीजन। अब ये बोल सकते हैं कि ऐसा नहीं कि इंडिया आसियान जो रिलेशन है वो का पेरिफेरल लंबे समय तक हो सकता है, बल्कि सेंट्रल है किसका, इंडिया का विजन जो है ना इंडो पैसिफिक विजन के अंदर, ये सेंट्रल है इंडिया का, ठीक है। जो कि एक्सटर्नल मिनिस्टर एस जयशंकर जी ने भी कहा है 2024 के दिल्ली डायलॉग के अंदर। क्या बोला उन्होंने कि आसियान सेंट्रलिटी एंड इंडिया एक्ट ईस्ट पॉलिसी आर 2 पिलर ऑफ द सेम एडिफाइस। तो यहाँ प्रमोट करने की बात करें तो आप इससे भी क्वाइट कर सकते हो जयशंकर प्रसाद जी के स्टेटमेंट के साथ, राइट। तो इस तरह से जो है आपका आंसर जो है होना चाहिए। तो ये मैंने जो दिया आपको आंसर फॉर्मेट में, एक कंटेन है, इन्फॉर्मेशन है, और साथ में आंसर फॉर्मेट में इन्फॉर्मेशन है। इसमें से अगर आपको 50% भी याद है या 50% भी आप कर लोगे, आपका एग्जाम निकल जाएगा। 100% किसी को नहीं पता रहता है, बट इतना कंटेंट दिया है कि ताकि जो है आपको कुछ तो याद रहे इसके अंदर से। ओके, तो थैंक यू सो मच।